हेलो फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कॉन्सेप्ट एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो ये रहा पोर्शन। ठीक है, वही सिंगल पेज। ठीक है, सिंगल हाफ पेज वन साइड जो जा रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखो स्ट्रक्चर मतलब ढांचा हो गया, यानी कैपिटल का ढांचा। तो उसने बोला इसका मतलब होता है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ। प्रोपोर्शन मतलब अनुपात हो गया। ऑफ किसका रेशियो, उसने बोला रिलेटिव रेशियो किसका रेशियो ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस यानी लंबे टाइम वाले। और कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, आप कहाँ से पैसा ले सकते हो। उसने बोला इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा आ सकता है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आपने पढ़ा हुआ है अकाउंट्स में। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसमें रिलेटिव प्रोपोर्शन की बात करें, आप किस किस अनुपात में किस कहां से आप पैसा जुटा रहे हो, किस किस अनुपात में आप यानी किस किस रेशियो में आप कहां से पैसा जुटा रहे हो। तो उसमें रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आप चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसा लो, प्रेफरेंस से लो, और कहां से ले सकते हो, बोरोड कैपिटल यानी आप डेट के फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है ना, डिवेंचर विवेंचर इशू कर लो तो बोरोड कैपिटल पे आ सकता है, या फिर रिटेन्ड प्रॉफिट यानी एक तरह से रिजर्व्स जो आपके पास है वहां से आप पैसा ले सकते हो। तो पैसा आपके पास कहां से आ रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल या रिटेन्ड प्रॉफिट। क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो सारे लॉन्ग टर्म नेचर के हैं। ठीक है ना, तो कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो डेट कैपिटल होती है ना, जैसे डिवेंचर्स की होते हैं और हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उनके बीच में छोटा सा डिफरेंस देखो कि डेट कैपिटल जो होती है ना वो लोअर कॉस्ट कैपिटल होती है। क्या होती है, लोअर कॉस्ट कैपिटल होती है, जो उसकी कॉस्ट होती है ना वो कम आती है। क्योंकि इसकी कॉस्ट क्या है, डेट की कॉस्ट क्या होती है, उसका इंटरेस्ट जो कंपनी को पे करना होता है। तो ये लोअर कॉस्ट कैपिटल कहते हैं, इसलिए डेट को चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं। यानी फाइनेंस का सबसे सस्ता सोर्स जो है वो कौन है, डेट है। बस है, अगर आपसे कोई पूछता है चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन सा है तो वो डेट होता है। डेट कैपिटल जो है वो लोअर कॉस्ट कैपिटल होती है आपकी, जबकि इक्विटी जो होती है वो क्या होती है, कॉस्टली होती है। क्या होती है, कॉस्टली होती है। मगर जब मैं रिस्क की बात करता हूं तो ये रिस्की ज़्यादा होती है, ये रिस्की कम होती है। क्योंकि अगर मान लो आपने इनका पैसा नहीं दिया, ठीक है, तो ये कंपनी को छोड़ते नहीं है भाई साहब। ठीक है ना, पीछे पड़ जाएंगे आपके। रिस्क यार है, क्योंकि अगर आप किसी से पैसा लो और उसको पैसा ना दो तो देखो क्या गेम खिलाता हो। तो ये रिस्की है थोड़ा, बट ये रिस्क फ्री है। ठीक है ना, इन बेचारों को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है अगर बचता है तो। डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की हम बात करें तो दोनों की अगर बात करें तो ये भी फिक्स कॉस्ट कैपिटल है, ये भी फिक्स कॉस्ट कैपिटल है। क्यों, प्रेफरेंस के आगे भी आपने रेट देखा था, उस रेट को डिविडेंड रेट बोलते हैं। डेट के आगे, डिवेंचर के आगे भी आपने रेट देखा था, उसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं। तो इसका मतलब खाली फिक्स कॉस्ट कैपिटल तो दोनों ही है। एक तरह से बस इसमें जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, और यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। खाली नाम का फर्क है। उसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो अगर ये इंटरेस्ट होता है ये P&L में जाता है, और P&L में जाता है तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है टैक्स लायबिलिटी को। सपोज करो आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए का आया और उस पर रेट है मान लो 30% का टैक्स रेट है। सपोज करो, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब आपके पास मान लो डेट कैपिटल है, तो उस पर आपने मान लो 40,000 का इंटरेस्ट पे किया उस डेट पे, तो आपका प्रॉफिट 1 लाख से 40,000 और घट जाएगा। तो उसका मतलब बचा कितना, 60,000। तो 60,000 पर आपको 30% यानी जो भी आपका आ रहा है 18,000 के आसपास वो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि प्रेफरेंस कैपिटल का जो डिविडेंड है वो आपको P&L में डायरेक्टली ये आपका नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये टैक्स बेनिफिट आपको नहीं देने वाला है। इसका मतलब 1 लाख पे ही टैक्स लगेगा यहाँ पे। ठीक है ना, क्या लगेगा, 1 लाख पे ही टैक्स लगेगा। तो आपको 30% 30,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसलिए टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इंटरेस्ट से आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है एक्सपेंस होने के कारण। डन, तो ये पोर्शन आपको समझ में आ गया इतना। आगे फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल रिस्क में क्या अंतर होता है, लिवरेज और रिस्क। उसने बोला द सिचुएशन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डेट कैपिटल, यानी जब आप इंट्रोड्यूस करते हो, लेकर आते हो डेट कैपिटल को किसके अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने 2 रखी थी, 3 रखे थे, उसके बाद ये बोरोड कैपिटल ने डेट पे लेके आ गए। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में जैसे ही आप इंट्रोड्यूस करते हो डेट कैपिटल को, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। क्या कहते हैं, लिवरेज। यानी लिवरेज का मतलब हो गया कि डेट लेकर के आना बिजनेस के अंदर। यानी अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में बिजनेस के और कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप डेट को इंट्रोड्यूस करते हो तो उसे फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। बट अगर आप उस डेट को पे नहीं कर पाते हो, अनेबल टू मेक द पेमेंट, आप उस डेट की पेमेंट नहीं कर पाते हो, तब जा करके वो जो
जो आपका जो फाइनेंशियल लिवरेज था वो फाइनेंशियल रिस्क में कन्वर्ट हो जाता है कि अब वो रिस्की हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसकी कोई दोबारा बोल रहा हूँ, इसकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट कौन सी होती है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट की बात कर रहा है। अगर आप उसके इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते हो तो वो रिस्क बन जाता है। तो लिवरेज और रिस्क में क्या अंतर है, अगर आप डेट इंट्रोड्यूस करते हो बिजनेस में तो फाइनेंशियल लिवरेज है, और उस डेट की कॉस्ट आप पे नहीं कर पाते, नहीं इंटरेस्ट आप पे नहीं कर पा रहे तो वो फाइनेंशियल रिस्क बन जाता है, वो रिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। आगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसका मतलब होता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है इट मींस रेजिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल, यानी आप रेज कर रहे हो, रेज मतलब बढ़ा रहे हो, फिक्स कॉस्ट कैपिटल लेके आ रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। किसके बेस पे, इक्विटी शेयर कैपिटल के बेस पे आप क्या कर रहे हो, ये लेके आ रहे हो विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग द अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर। अब होता क्या है, देखो मैं इसको ढंग से समझाता हूँ आपको। ट्रेडिंग इक्विटी मान के चलो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रही है, डेट एंड फिक्स कॉस्ट कैपिटल क्या हो गया, डेट प्रेफरेंस तो हो गया, ये दोनों फिक्स होती है। तो मान लो कंपनी क्या है, डेट पे डेट ले रही है, डेट पे डेट लेके आ रही है ना। अब जब डेट पे डेट लेके आते हैं तो इससे कैपिटल तो बढ़ रही है आपकी, मतलब एक तरह से पैसा तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, मगर इससे क्या होता है, इक्विटी वाले बोलते हैं यार एक बार बताओ, तुम डेट पे डेट ला रहे हो, पैसा तो आ रहा है ठीक है, मगर जितना ज़्यादा डेट है रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है, क्योंकि रिस्कियर होती है, तो जितना ज़्यादा डेट उतना ज़्यादा रिस्क। तो ये बोलते हैं भाई देखो रिस्क है, हमारी अर्निंग बढ़ाओ, हमारी अर्निंग बढ़ाओ, तो इसकी भाई इनको भी तो अपना डर है ना, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं हमारी अर्निंग को क्या करो, इंक्रीज करो। यानी अगर इसका ट्रेडिंग इक्विटी का मतलब होता है कि अगर आप रेज करो फिक्स कैपिटल को, तो उसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर वाले बोलेंगे हमारी अर्निंग को क्या करो, इंक्रीज करो, ठीक है। लास्ट हमारे पास है EBIT और EPS एनालिसिस। EBIT को कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोलते हैं, और ये होता है हमारा अर्निंग पर शेयर। क्या होता है, अर्निंग पर शेयर एनालिसिस। ये कहता है कि EBIT के अलग अलग लेवल पर, EBIT के अलग अलग लेवल पर EPS पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। EBIT के अलग अलग, EBIT 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, तो उस सिचुएशन का EPS पर क्या फर्क पड़ता है, ये EBIT और EPS एनालिसिस कहता है। विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस इट कैन बी फाउंड आउट एज टू व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन, यानी जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाना चाहो EBIT का, आप 1 लाख हो, 2 लाख, जो भी आप रख रहे हो वैल्यूज उस कॉम्बिनेशन का, ठीक है। उसने बोला विल बी द इफेक्ट ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज का किस पे, EPS पर क्या फर्क पड़ रहा है जब EBIT का सर्टेन लेवल है। मतलब EBIT का लेवल आपने 1 लाख 2 लाख जो भी रखना रख लिया, और अब आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज में आपका देखो, आपने अगर इक्विटी लेते हो तो क्या फर्क पड़ा, प्रेफरेंस लिया तो क्या लिया, बोरोड कैपिटल लिया तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, देखो उससे फर्क दिखेगा आपको बुक्स वहाँ पे। और आपने रिटेन से अगर आपने पैसा निकाला है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो जो लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल जो आपके सोर्सेज थे, ठीक है, उसका EPS पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर आपका EBIT का कोई सर्टेन लेवल है, मान लो 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है वो बताना होता है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर की चॉइस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बताओ। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, बड़ा आसान सा है, जो कि आपने वो जो बुक पढ़ी है, कौन से अकाउंट्स में 3rd बुक, तो उसके पॉइंट्स है सारे। कैश फ्लो पोजीशन की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन की बात करेंगे। उसने बोला अगर आप डेट कैपिटल लेके आ रहे हो बिजनेस के अंदर तो कैश फ्लो पोजीशन क्या होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसको ICR मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, और जिसने नहीं पढ़ा वो अपने पास उन्होंने पढ़ा होगा अकाउंट्स में, तो इसको कहते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट। डन। इन दोनों के रेशियो की बात करता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलूंगा तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी आती है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आता है यहाँ पे। देन 3 पॉइंट हो गए, कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट यानी इसको हम शॉर्टकट में हम KD भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट। ऐसी कॉस्ट डेट यानी डिवेंचर की कॉस्ट देख ली। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है, इसका मतलब इसको KE बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डन। उसके अलावा टैक्स रेट है हमारा और फिर है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट तब इनकर्ड होती है जब आप इशू करते हो सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी इशू करते वक्त जो कॉस्ट लगती है, इशू की कॉस्ट जो लगती है, जैसे अंडरराइटर का कमीशन हो गया, ब्रोकरेज, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। थोड़ा बड़ा था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बड़ी बार फिर भी रिपीट करते हैं, थोड़ा लंबी वीडियो चली जाएगी 11-12 मिनट तक। कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटिव प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, रिलेटिव प्रोपोर्शन की बात कर रहा है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये सोर्सेज इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, डिवेंचर्स या रिटेन प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इनका कौन सा रेशियो वो आपको देखना कि ये दुगना है, ये 3 लाख रखना है, ये 1 लाख रखना है, ये 2.5 लाख, जो भी रखना हो, जो भी रेशियो होगा आपका वो अपने आप देख सकते हो। डेट कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल।
डेट कैपिटल जो होती है वो लो कॉस्ट नहीं चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, लो कॉस्ट कैपिटल है बट ये कॉस्टलियर होती है, ये आपका रिस्कियर है, ये रिस्क फ्री है। डेट कैपिटल प्रेफरेंशियल कैपिटल दोनों ही फिक्स कॉस्ट कैपिटल होते हैं, बट इसकी जो कॉस्ट होती है उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, इसकी जो कॉस्ट होती है उसे डिविडेंड बोलते हैं। ये रिड्यूस करता है टैक्स को, टैक्स से यहाँ पे क्या होता है आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये टैक्स लायबिलिटी को क्या कर रहा है रिड्यूस कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा था इंटरेस्ट से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है तो फिर टैक्स भी कम देना पड़ता है, तो रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी यानी आपको बेनिफिट दे रहा है एक तरीके से, ये आपको बेनिफिट नहीं देता है क्योंकि P&L में नहीं डलता डिविडेंड। फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज अगर आप इंट्रोड्यूस करो डेट कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यानी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर तो उसे फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं, और आप उसकी कॉस्ट पे नहीं कर पा रहे हो, इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हो तो फाइनेंशियल रिस्क बन जाता है। ट्रेडिंग इक्विटी मतलब अगर आप रेस कर रहे हो फिक्स कॉस्ट कैपिटल यानी डिवेंचर वेंचर अगर आप रेस कर रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले बोलते हो कि हमारे भी इंक्रीज करो अर्निंग, क्योंकि उनको भी डर होता है कि कहीं वो अगर कहीं घाटा हुआ कंपनी को तो उनको तो बेचारे को लास्ट में मिलेगा तो उसको दिक्कत होती है, इसलिए वो अपनी अर्निंग को बढ़ाने की बात करते हैं कि हमारे अर्निंग को क्या करो बढ़ाओ, उसे ट्रेडिंग इक्विटी कहते हैं। ABIT EPS एनालिसिस कहता है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग पर शेयर का क्या एक दूसरे के साथ क्या लिंक बैठ रहा है, तो उसने बोला कि अगर आप जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस लेते हो ठीक है तो EBIT के एक सर्टेन लेवल पर यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के सर्टेन लेवल पर EPS पर क्या फर्क पड़ता है, EPS बढ़ता है घटता है क्या होता है वो सब आप यहाँ पे बताना पड़ता है। फैक्टर्स की बात करो तो फैक्टर में कैश फ्लो पोजिशन है मेरे पास, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, टैक्स रेट मेरे पास है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट यानी इक्विटी की कॉस्ट और डेट एंड डिवेंचर की कॉस्ट दोनों कॉस्ट है। दोबारा बोल रहा हूँ कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, टैक्स रेट, ये चार तो आसान हो गए, कैश फ्लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट और टैक्स रेट। फिर उसका दो फॉर्मूले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ये पढ़ाए हुए फॉर्मूले हैं डन। और लास्ट में है फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट होता है सिक्योरिटी को इशू करने की कॉस्ट, नहीं शेयर वेयर जब आप इशू करते हो तो कोई कॉस्ट लगती है उसको हम क्या कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं, ये पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट यानी सिक्योरिटी को इशू करने की कॉस्ट होती है जैसे अंडरराइटर कमीशन ब्रोकरेज टाइप की कॉस्ट, तो उसको यहाँ पे खत्म करते हैं। आपको होप सो समझ में आ गया हो, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।